नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो पहचान, धोखे और रिश्तों के बड़े ही अप्रत्याशित मोड़ों से भरी है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही जटिल मानवीय अनुभव का ताना बाना बुनते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इस कहानी के किरदारों को समझना, उनके इरादे और उनके जीवन में जो नाटकीय बदलाव आए उनको देखना। हाँ। ये कहानी असल में वास्तविकता और जो हमारी ऑनलाइन दुनिया है उसके टकराव पर भी एक तरह से रोशनी डालती है। सही कहा। तो चलिए इस वृत्तांत का थोड़ा और बारीकी से विश्लेषण करते हैं। जरूर। तो कहानी है आदित्य और एक लड़की की जो खुद को मधु बताती है। आदित्य को ये लड़की एक एक्सीडेंट के बाद मिलती है। हाँ। और ऐसा लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। वो बहुत जल्दी आदित्य के घर में घुल मिल जाती है। घर की सफाई करना, खाना बनाना, पूजा पाठ करना, यहाँ तक कि आदित्य के गुजर चुके माता पिता की तस्वीर के सामने अगरबत्ती भी जलाना। हाँ, ये बात थोड़ी दिलचस्प है ना, कि कैसे एक अजनबी जिसे खुद अपनी पहचान याद नहीं, वो इतनी तेजी से एक घर को संभालने लगती है। बिल्कुल। और आदित्य जो अकेला रहता है उसे शायद पहली बार घर जैसा महसूस होता है, शायद वैसा जैसा उसकी माँ के होने पर होता था। शायद ये एक तरह से स्त्री के घर बनाने की क्षमता पर एक पारंपरिक टिप्पणी भी है, लेकिन सवाल तो रहता ही है कि ये सब इतना सहज है या कुछ और है इसके पीछे। हाँ, आदित्य भी यही सोचता है। वो प्रभावित तो है, खासकर जब मधु उसके लिए टिफिन पैक करती है। उसे अपनी माँ की याद आती है, ऑफिस के पुराने दिनों की। लेकिन वो सावधान भी है। उसे याद है कि ये लड़की शायद किसी विशाल नाम के आदमी की पत्नी है। और उसके ऑफिस में, बैंक में, वहां भी हलचल मच जाती है। हाँ बिल्कुल। उसके साथी सोचते हैं, भाई ये आदित्य जो इतना चुपचाप रहता था, ये अचानक टिफिन कैसे लाने लगा। उसे कानाफूसी शुरू हो जाती है कि कहीं गुपचुप शादी तो नहीं कर ली। हाँ, आदित्य उसे कुछ पैसे देता है, जरूरी फोन नंबर देता है, लेकिन मन में एक कश्मकश तो है ही। और ये कश्मकश बढ़ती जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है। आदित्य मधु की तरफ खिंचाव महसूस करने लगता है, उसके रूप, उसके व्यवहार और खासकर उसके हाथ के खाने से। लेकिन वो खुद को रोकता है। हाँ, वो खुद को याद दिलाता है कि इसकी याददाश्त खोई हुई है, ये किसी और की पत्नी है। एक नैतिक दुविधा है उसके मन में। सही। वो कोशिश भी करता है मधु के अतीत के बारे में जानने की, पूछता है उससे, पर वो टाल जाती है। हाँ, या तो टाल देती है या फिर कुछ ऐसा कहती है कि भाई माँ बाप नहीं है, चाचा से नफरत है। जिससे आदित्य और उलझ जाता है। ये एक तरह का आंतरिक संघर्ष है, आकर्षण और नैतिक जिम्मेदारी के बीच। बिल्कुल। और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो वाला हिस्सा। एक दिन आदित्य सिर दर्द की वजह से ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, उसे अंदर से मधु की आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर बात कर रही है। और वो क्या सुनता है? वो सुनता है कि मधु, वो जिसे मधु समझ रहा था, वो ऑपरेटर से कह रही है, हाँ मिस्टर संजय शर्मा से बात करा दीजिए, और अपना नाम बता रही है, रिया शर्मा। मशहूर बिजनेसमैन संजय शर्मा की बेटी। बाप रे। और वो अपने पिता से कह रही है, पापा मैं रिया बोल रही हूँ। हाँ, मैं आपको आखिरी बार फोन कर रही हूँ। सुनिए, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। क्या कह रही है वो? मुझे अपना मुकाम मिल गया है, और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तो आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल स्तब्ध। उसे लगता है ये क्या हो रहा है, मधु असल में रिया है, उसे धोखा दिया जा रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ा खुलासा था। लेकिन देखिए, यहाँ आदित्य ने आपा नहीं खोया। सही बात है। वो चाहता तो तुरंत अंदर जाकर रिया से लड़ सकता था, पूछ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, उसने थोड़ा संयम दिखाया। वो पास के पार्क में गया और अपने लैपटॉप पर उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम खोला, सर्च किया रिया शर्मा। और उसे क्या मिला? उसे रिया की प्रोफाइल मिली, और वो प्रोफाइल देखकर वो और चौंक गया। क्यों? क्या था उसमें? तस्वीरों में एक बिल्कुल अलग लड़की थी, एकदम मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों में, हजारों दोस्त, हजारों फॉलोअर्स। उस मधु से बिल्कुल अलग जिसे वो जानता था, जो सीधी सादी घरेलू सी लगती थी। बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया। फिर उसने रिया की आखिरी पोस्ट देखी। अच्छा। वो उसके एक्सीडेंट के बारे में थी, लाइव लोकेशन भी शेयर की हुई थी। और यहां आदित्य ने एक चीज नोटिस की जो शायद बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि इतने सारे दोस्तों में से किसी एक ने भी असल में मदद की पेशकश नहीं की थी। बस वो सतही कमेंट्स थे, टेक केयर स्वीटी, मिसिंग यू बेबी टाइप के। ये सोशल मीडिया की सच्चाई है ना, कि हजारों कनेक्शन दिखते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो आप अकेले होते हैं। इसे वो कनेक्शन पैराडॉक्स कहते हैं शायद। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। आभासी दुनिया की भीड़ में असली सहारा गायब। तो आदित्य के मन में शक आया,
कि कहीं ये लड़की किसी क्राइम वगैरह से बचने के लिए तो ये सब ड्रामा नहीं कर रहे। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, इन 12 दिनों में इसने घर में कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, हमेशा एक दूरी बनाए रखी। उसे लगा कि मॉडर्न भले हो पर संस्कारों वाली है। हाँ, तो उसने फैसला किया कि वो पहले रिया से बात करेगा, सीधा इल्जाम नहीं लगाएगा। सही फैसला। तो शाम को वो घर लौटा, चाय वगैरह पी। फिर जब रिया उसके सिर में बाम लगाने लगी, आदित्य ने अचानक उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम सिर बहुत अच्छा दबाती हो, मिस रिया शर्मा। ओ, सीधा नाम ले लिया। हाँ, रिया तो सन्न रह गई, चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जाहिर है। आदित्य ने बताया कि उसने फोन कॉल सुनी थी, उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल देखी है और पूछा, सच बताओ ये सब नाटक क्यों? और फिर रिया रोने लगी, फूट फूट कर, और उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। हाँ, पूरी कहानी, कि कैसे वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई जिद्दी बेटी थी, कैसे 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई थी। ओह। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये वही एक्सीडेंट था जिसमें आदित्य के माता पिता भी बुरी तरह घायल हुए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। क्या? ये तो। हाँ, और वो एक्सीडेंट रिया के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था। हे भगवान, ये कैसा संयोग है ये। अविश्वसनीय है ना? कहानी यहाँ और भी ज्यादा उलझ जाती है। आगे क्या बताया रिया ने? रिया ने बताया कि माँ के जाने के बाद पिता अकेले पड़ गए। उन्होंने अपनी जवान सेक्रेटरी गीता से शादी कर ली। अच्छा। गीता रिया से सिर्फ 4 साल बड़ी थी। शुरू में तो बड़ा प्यार दिखाया, लेकिन फिर असली रंग दिखाया। प्रॉपर्टी के लिए रिया पर जुल्म करने लगी, घर के सारे काम करवाना, नौकरानियों को हटा देना, पिता को रिया के खिलाफ भड़काना। रिया का सहारा बस सोशल मीडिया बचा था। हजारों दोस्त बना लिए थे उसने, अपने अकेलेपन से भागने के लिए। लाइक्स, कमेंट्स, उसे लगता था कि वो बहुत ग्लैमरस है, पॉपुलर है, लेकिन असल जिंदगी से वो कटती जा रही थी। एक झूठी दुनिया। बिल्कुल। फिर गीता ने उसके सोशल मीडिया वाले दोस्तों को लेकर पिता को और भड़काया। और पिता ने गुस्से में आकर एक दिन रिया पर हाथ उठा दिया और उसे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? अपनी बेटी को? हाँ, रिया के पास कुछ नहीं था सिवाय अपने फोन के। वो घर से निकल पड़ी। फिर रास्ते में उसने फेसबुक पर दोस्तों से मदद मांगी, पर जैसा हमने पहले कहा, किसी ने मदद नहीं की। कोई नहीं आया। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। ओह, दूसरा एक्सीडेंट। हाँ, वो दर्द से चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, पर कोई नहीं रुका। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने अपने पिता को फोन किया, सोचा शायद अब मान जाएं। और उन्होंने कहा, मेरे लिए तो मर चुकी है। फोन काट दिया। क्या? रिया ने हिम्मत करके फेसबुक पर अपनी लोकेशन शेयर की। सोचा शायद कोई, पर वही दिखावटी हमदर्दी मिली, मदद नहीं। और फिर वो बेहोश हो गई। हाँ, और बेहोशी में किसी ने उसका फोन भी चुरा लिया। हद है। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी। वहां एक नर्स थी जो शायद आदित्य को उसके माता पिता के एक्सीडेंट के वक्त से जानती थी। उसने रिया को आदित्य के बारे में बताया। क्या बताया? कि एक बैंक मैनेजर है, अविवाहित है, अकेला रहता है, बहुत भला इंसान है। अच्छा। तो रिया को लगा कि अगर वो अपनी असलियत बताएगी तो उसे वापस उसी नर्क जैसे घर भेज दिया जाएगा। तो उसने ये नाटक रचा। हाँ, याददाश्त खोने का नाटक, और आदित्य को अपना पति विशाल बताने का। वो कहती कि वो आदित्य के बारे में सुनकर ही, उसे देखे बिना ही उसे पसंद करने लगी थी। पूरी कहानी सुन के आदित्य का क्या रिएक्शन था? आदित्य ने पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। उसे रिया की बातों में, उसके आंसुओं में सच्चाई महसूस हुई। लेकिन वो उसे परखना भी चाहता था। बिल्कुल। उसने कहा, ठीक है, मेरा लैपटॉप लो, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलो, जरा देखें तुम्हारे दोस्त तुम्हारे गायब होने पर क्या कह रहे हैं। अच्छा। और रिया ने खोला। हाँ। उसने लॉगिन किया और वो मैसेज देखे, टेक केयर स्वीटी, मिसिंग यू बेबी, और एक ने तो लिखा था, कहीं मर तो नहीं गई। ओह गॉड। ये देखकर रिया को इतना गुस्सा आया, इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे अपनी उस आभासी दुनिया की असलियत समझ आ गई। उसने तुरंत वहीं के वहीं अपने सारे अकाउंट्स हमेशा के लिए डिलीट कर दिए। ये बड़ा कदम था। हाँ। फिर आदित्य ने अपना दूसरा और शायद सबसे अहम सवाल पूछा। क्या? उसने पूछा, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ था? ओह, वो वाला सवाल। हाँ। रिया ने तारीख बताई, 10 जनवरी 2019, जगह बताई एक ब्रिज के पास। और आदित्य के लिए ये एक बिजली के झटके जैसा था। हाँ। ये वही तारीख, वही जगह, वही हादसा था जिसने उसके माँ बाप को उससे छीना था। और ये रिया के ड्राइवर की गलती से हुआ था। हाँ। सोचिए जरा, एक ही हादसा जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी, दोनों को गहरे जख्म दिए। बिल्कुल। और अब ये दूसरा हादसा, और उसके बाद की ये सारी घटनाएं,
इन दोनों को एक साथ ले आई। इसे क्या कहेंगे, किस्मत का खेल, विधि का विधान? जो भी कहें, लेकिन ये साझा दर्द, ये कॉमन ट्रेजेडी उन्हें एक बहुत ही अनअपेक्षित गहरे लेवल पर जोड़ देती है। इस खुलासे के बाद तो आदित्य का सारा शक दूर हो गया होगा। बिल्कुल, सब कुछ साफ हो गया। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया। क्या फैसला? रिया से शादी करने का। ओह, उसने तुरंत डॉक्टर और इंस्पेक्टर को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। वही डॉक्टर और इंस्पेक्टर जिन्होंने पहले मदद की थी। हाँ। उन्हें पूरी कहानी बताई, शुरू से आखिर तक। और उनका क्या कहना था? वो दोनों हैरान थे, लेकिन वो रिया की शिनाख्त में और शादी की बाकी फॉर्मेलिटीज में गवाह बनने और मदद करने को तैयार हो गए। अच्छा। अगले दिन वो लोग इंस्पेक्टर के साथ रिया के पिता संजय शर्मा से मिलने गए। उनसे मिलने क्यों? शायद कंफर्म करना और रिया के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना। और पिता का क्या रवैया था? बहुत ही रूखा। उन्होंने साफ कह दिया कि हाँ, उन्होंने रिया को बेदखल कर दिया है, उन्हें रिया से अब कोई मतलब नहीं। कमाल है, पिता होकर ऐसा। ये आजकल के रिश्तों पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। खैर, उन्हें रिया के डॉक्यूमेंट्स मिल गए। फिर आदित्य और रिया ने कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। घर लौटकर आदित्य ने रिया को गले लगाया, कहा कि उसने उस स्वार्थी बाप का घर छोड़कर सही किया और वादा किया कि वो उसके आने वाले कल को खुशियों से भर देगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए होंगे। खुशी के आंसू। तो ये कहानी खत्म हुई, लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ मिला। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात तो वही, ऑनलाइन पहचान और असल जिंदगी का फर्क। रिया की कहानी साफ दिखाती है कि सोशल मीडिया की चमक दमक, वो हजारों दोस्त असल मुश्किल में कितने खोखले साबित होते हैं। त्रासदी और संयोग, ये कैसे हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि धोखे से शुरू हुआ रिश्ता भी अगर उसमें सच्चाई और एक दूसरे को समझने की नियत आ जाए तो वो एक मजबूत बंधन बन सकता है। हाँ, ये पहचान की तलाश, सच्चाई की ताकत और मुश्किल वक्त में भी उम्मीद न छोड़ने की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि घर या परिवार का मतलब क्या है। क्या वो जगह जहां हम पैदा हुए, या वो लोग जो हमें हमारी कमियों के साथ अपनाते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ जाते हैं कि हमारी पहचान बनाने में हमारे हालात का कितना रोल होता है और हमारे अपने फैसलों का कितना। और जब जिंदगी हमें मुश्किल में डालती है तो एक नई शुरुआत के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। क्या कोई भी रास्ता चुनना सही है, जैसे आप हैं, आपकी पूरी सच्चाई के साथ।